हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत करते हैं आपका इस नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है इसमें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपने आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे और कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल हम यूपी की प्रीवियस ईयर नर्सिंग क्वेश्चन का सेट करवा रहे हैं। तो आज आपका ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है ना। और देख सकते हैं ये मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट का पेपर है और सेकंड ईयर वालों के लिए खासकर से है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल 75 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और उसमें आपको 3 घंटे का टाइमिंग मिलता है। तो इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो जल्दी हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी कि एमसीक्यू, जिसमें से 10 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के लिए, और 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स रहता है और 10 नंबर का ट्रू फॉल्स होता है। ये पैटर्न मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये 2013 का पैटर्न है। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो 14, 15, 17, 18 इसी तरह से 2022 तक के पैटर्न को देखेंगे। तो चलिए, पहला सवाल हमारा कहता है प्रीनिशियस एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है। यानी कि जो आपका एनीमिया होता है, मतलब प्रीनिशियस एनीमिया, वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये जो आपका आंसर होगा विटामिन B12 है ना, यानी कि प्रीनिशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, इंसुलिन इंजेक्शन का ओवरडोज के कारण कौन सी दिक्कत आती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन की ओवरडोज दे दिया जाता है ना, तो फिर उसमें कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हमें। तो इसका आंसर होगा आपका हाइपोग्लाइसेमिया। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि जब अगर इंसुलिन की अधिक मात्रा हम दे देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उससे होता है क्या है कि पेशेंट की बॉडी में शुगर लेवल काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। अगर यही आप कह लीजिए किसी व्यक्ति में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हाइपो की जगह हाइपर आ जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में शुगर लेवल की मात्रा बढ़ जाती है ज़्यादा तो वो कहलाएगा हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कह रहा है पाइलोनेफ्राइटिस के कारण कौन सी किसके कारण होता है ना। यानी कि जो बीमारी है आपको पाइलोनेफ्राइटिस, इसका कॉजेज़ क्या है। तो इसका कॉजेज़ आपका हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब कि पाइलोनेफ्राइटिस आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि पेरिटोनियल गुहा में स्वतंत्र और पी पदार्थ द्रव के संग्रह को क्या कहा जाता है। यानी कि जो आपका पेरिटोनियल कैविटी है उसमें जो कह सकते हैं फ्री नॉन प्लूरेंट फ्लूइड, और इसे क्या कहते हैं हम। तो ये आपका कहलाता है एसाइटिस। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, एसाइटिस, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ब्लैडर को देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है ना। यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू विजुअलाइज द ब्लैडर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साइटोस्कोप, है ना। जैसा कि आप लोग को पता है कि साइटोस्कोप के यूज हम लोग ब्लैडर को देखने के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है प्लूरल कैविटी में मवाद, यानी कि जो मवाद इंग्लिश में हम पस कहते हैं, तो प्लूरल कैविटी में पस को क्या कहते हैं। तो जब प्लूरल कैविटी में पस पाया जाता है तो इसे हम लोग एम्पाइमा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। आप लोग पढ़े होंगे, ये सब आपका रिस्पायरेटरी है ना, रिस्पायरेटरी टॉपिक में आएगा आपका, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर एंड मैनेजमेंट में ये आपको देखने का क्वेश्चन मिलता है। सेवंथ कह रहा है कि सिराओं के सूजन को क्या कहते हैं। यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन इज कॉल्ड। तो जो वेन का इन्फ्लेमेशन होता है ना, इसे हम लोग फ्लेविटीज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी फ्लेविटीज। एट क्वेश्चन कह रहा है हमारा इंट्रावेनियस पाइलोग्राम पत्थर की जांच के लिए किया जाता है। यानी कि जो इंट्रावेनस पाइलोग्राम है आपका, ये पत्थर की जांच के लिए किया जाता है। तो मतलब ये कहाँ होता है। जब जैसा आप सभी को पता है कि जो स्टोन पाया जाता है वो हमारे बॉडी के किडनी में ही पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है इंट्रावेनस पाइलोग्राम है जो है ये आपका किडनी में स्टोन की जांच के लिए किया जाता है इसका यूज। 9 नंबर कह रहा है कि कुस्मल रिस्पिरेशन, है ना, इसकी विशेषता क्या होती है। कुस्मल रिस्पिरेशन की विशेषता क्या होती है। तो इसकी जो विशेषता होती है कि ये एक आपका डायबिटिक और केटो एसिडियोसिस होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डायबिटिक केटो एसिडियोसिस। हिंदी में थोड़ा छूटा हुआ है, इंग्लिश में सही है, डायबिटिक केटो एसिडियोसिस। तुल्यांकी, यहाँ तुल्यांकी का मतलब है सलाइन, है ना। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है तो इसका कभी कभी दिक्कत होती है, तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश को भी लेकर चलें। द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द नॉर्मल सलाइन, यानी कि नॉर्मल सलाइन में जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो एक नॉर्मल सलाइन में नमक की मात्रा आपका 0.9 ग्राम होता है।
सोडियम वही ना, और सोडियम क्लोराइड को ही तो NaCl कहते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है वो आपका 0.9 ग्राम होता है, वो भी परसेंट में होगा इसका आंसर, है ना, यानी कि 0.9 ग्राम परसेंट पाया जाता है हमारा नॉर्मल सलाइन में। चलिए अब फिल द ब्लैंक्स भरने वाला क्वेश्चन है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल कहता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ इज नोन एज, यानी कि माउथ के इन्फ्लामेशन को क्या किस नाम से जानते हैं, तो आपको कहलाएगा स्टोमाइटाइटिस, है ना, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ इज नोन एज स्टोमाइटाइटिस। नेक्स्ट कह रहा है खून में सोडियम के स्तर की कमी को क्या कहते हैं, यानी कि जब खून में सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो उसे हम लोग हाइपोनाइट्रीमिया कहते हैं, हाइपोनाइट्रीमिया। चलिए थर्ड नंबर कह रहा है सार्वभौमिक ग्राही रक्त के समूह को क्या कहते हैं, इसका ये मतलब हुआ यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी ग्रुप वाले ब्लड को अपने आप में मतलब ले सकता है ना, मतलब किसी भी पेशेंट को आप लगा सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल आपका रेसिपिएंट ग्रुप होता है वो AB पॉजिटिव होता है ना, AB पॉजिटिव वाले पेशेंट को आप कोई भी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो यही हो गया आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। और हमने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो वैसा ग्रुप होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, तो वो आपका कहलाता है O पॉजिटिव, है ना। हमने आपको अपने पीछे ये पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर आपको O पॉजिटिव नहीं O नेगेटिव होता है, यानी कि O नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निगलने में कठिनाई को क्या कहते हैं, तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, है ना, ये आपको कहलाता है डिस्फेजिया। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग यानी कि निगलने में कठिनाई आपको कहलाता है डिस्फेजिया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि फेफड़ों में गिरावट को क्या कहते हैं, यानी कि फेफड़ों में जो गिरावट होती है उसे क्या कहते हैं, कोलैप्स ऑफ द लंग इज कॉल्ड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा न्यूमोनिया। कोलैप्स ऑफ द लंग इज कॉल्ड न्यूमोनिया। चलिए सिक्स क्वेश्चन कर रहा है कि स्तन को शल्य क्रिया द्वारा हटाने को क्या कहते हैं, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज। तो जब भी ब्रेस्ट का सर्जिकल रिमूवल किया जाता है तो यह कहलाता है मास्टेक्टोमी। ये आपको ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका या तो अलग टॉपिक वाइज मिल सकता है कैंसर का, या फिर ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग में ही कितने बुक्स में कह लीजिए मिक्सअप किया रहता है, जिसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ल्यूकेमिया और बहुत सारे कैंसर्स को डिफाइन करने को मिलेगा और डिटेल से मिलेगा। सिर्फ एक ही टॉपिक में मिला दिया जाता है, कहीं कहीं किसी बुक में अलग अलग टॉपिक में दिया जाता है, जैसे कि उसका ट्रीटमेंट का भी अलग अलग दे दिया जाता है, जैसे कि रेडियोथेरेपी के बारे में, फिर आपका केमोथेरेपी, मतलब इस तरह का सब चीज़ का अलग अलग किया जाता है एक्सप्लेन। तो खैर इसका जो आंसर होगा आपका कहलाएगा मास्टेक्टोमी, जब सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज मास्टेक्टोमी। सेवंथ कह रहा है कि खून में ग्लूकोज के स्तर की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा हाइपरग्लाइसेमिया, है ना। हाइपरग्लाइसेमिया आपका इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आठवां, खून में पोटेशियम की औसत मात्रा खालिस्तान। तो खून में पोटेशियम की औसत मात्रा होती है 3.5 से लेकर 5.0 और इसकी मात्रक होती है m मोल पर लीटर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज मेजर्ड बाय। तो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो मेजर करने वाला मशीन है वो कहलाता है आपका EEG, है ना, यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। 10 नंबर कह रहा है कि निचली एक्सट्रीमाइटीज के पक्षघात को क्या कहते हैं। तो पैरालाइज ऑफ द लोअर एक्सट्रीमाइटीज इज कॉल्ड आपका क्वाड्रोप्लेजिया, यानी कि क्वाड्रीप्लेजिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स की तरफ। जो सही होगा उसे सही करेंगे, जो गलत होगा उसे गलत करेंगे। तो हमारा पहला सवाल कह रहा है कि
सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या की वृद्धि को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? तो ये आपका फॉल्स होगा, है ना। क्योंकि आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर कहता है लो प्लेटलेट्स लेवल, है ना, यानी कि जब भी आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी तो वो आपका कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और जबकि इंक्रीज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ये आपका कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। चलिए सेकंड की तरफ कहता है कि फेफड़ों को एल्वियोली में द्रव संग्रहण को इम्पाइमा कहा जाता है। तो ये भी आपका गलत है ना, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण टेटनी होता है। तो ये आपका ट्रू, सही बात है, हाइपरथायरॉयडिज्म के द्वारा ही उसका एक कारण हो सकता है टेटनी, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉर्टेशन में अधिक स्राव के कारण उत्पन्न लक्षणों के रोग को कुशिंग लक्षण यानी कि कुशिंग सिंड्रोम कहा जाता है। कह सकते हैं द डिजीज विच ऑगर्स ड्यू टू एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिस्टीन इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। इट इज ट्रू और फॉल्स? तो ये अब लोग को हो जाएगा ट्रू। पांचवा कह रहा है कि रप्चर्ड अपेंडिक्स की जटिलता को डायवर्कुलाइटिस कहते हैं। इट इज ट्रू और फॉल्स? तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, फॉल्स हो जाएगा ये आपका। पाँच कह रहा है कि उच्च प्रोटीन डाइट देकर हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया को रोका जा सकता है। ऐसी कोई गलत बात है, ऐसे कोई तरीका नहीं है कि आप उच्च हाई प्रोटीन डाइट दे करके हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया को रोक सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एंटीसुस्पेंशन आंत की ऐंठन को कहते हैं, यानी कि एंटीसुस्पेंशन इज ट्विस्टिंग द वॉल। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ट्रू। जब भी आपका ट्विस्टिंग द बॉल आएगा और उसका क्या कहते हैं तो फिर आपका कहलाएगा एंटीसुसेप्शन, है ना। 8 नंबर कह रहा है कि माइक्सीडेमा की सुस्त और शारीरिक तथा मानसिक प्रतिक्रियाएं विशेषता है, यानी कि माइक्सीडेमा को सुस्त शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं विशेषता है। इट इज ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू हो जाएगा। माइक्सीडेमा को आपको स्लगिश फिजिकल एंड मेंटल रिस्पॉन्स के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च गति से ऑक्सीजन COPD मरीज को दी जाती है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। जब भी COPD का पेशेंट आता है उसे हम लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि ओवर सेक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कॉजेज टर्नर सिंड्रोम। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि आप ओवर सेक्रेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवेग ग्रंथि से अधिक स्राव को होने लग गया तो फिर आपको टर्नर सिंड्रोम के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो चलिए इस तरह से आपका ट्रू फॉल्स भी खत्म हो गया। अब रह गया आपका शॉर्ट नोट्स। तो ये आप PDF में हम आप लोग एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे, शॉर्ट नोट्स का सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स का, है ना। और 10 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में है और लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, जहाँ पे टोटल आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन को, है ना। यहाँ टॉपिक आपका मिलेगा कोलीलिथियासिस और दूसरा टॉपिक मिलेगा मेनिंजाइटिस के बारे में, है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और किसी कोई प्रॉब्लम तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो इसी तरह आगे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।